सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से हिंदी फैकल्टी। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कक्षा 9 की जो स्पर्श पुस्तक है उसका एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। और काफ़ी हद तक हम लोग पढ़ चुके थे, यानी कि हम कह सकते हैं आधा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें हमने पढ़ा था कि जो बचेंद्री पाल है वो बचेंद्री पाल जो है अपनी एवरेस्ट की जो यात्रा है उसका वर्णन यहाँ पर करती हैं। तो उस बीच में जो भी कठिनाइयाँ उनको आती हैं उसकी कुछ पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ने से पहले बता देती हूँ, मैं साउथ कोल तक वो जाती हैं और साउथ कोल के बाद फिर वो वापस आती हैं कि नीचे आती हैं तो की जो है उनका इंतजार क्या, वो भी चढ़ाई करती है लेकिन वो पीछे रह जाते हैं, तो वो उनके लिए वापस आती हैं। फिर वो वहाँ पर चाय कॉफ़ी जो है वहाँ बना करके भी लेकर, जूस और चाय लेकर के जाती हैं। भाई जिसको भी अगर प्यास लगती है तो वो अपनी प्यास बुझा सकता है। अब आगे की चढ़ाई के लिए वो क्या क्या करते हैं, तो आइए हम आज का जो हमारा लेक्चर 2 है वो हम शुरू करते हैं। देखिए, अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। अब ये भी इनके साथी हैं जो आगे चढ़ने वाले थे, तो वो बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाले थे, लेकिन इसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसीलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहते थे। यानी कि वो कह रहे हैं क्योंकि उनको जो यात्रा करनी थी वो बिना ऑक्सीजन के करनी थी, और बिना ऑक्सीजन के करने पर क्या होने वाला था, उनके पैर ठंडे, उनके पैर जो हैं वो ठंडे उनके पैर जो हैं वो ठंडे पड़ जाते, और ठंडे पड़ जाते तो वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है इस यात्रा को लगातार नहीं कर पाते। तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा था कि रात्रि में यानी रात में ही वापस जो है शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था, या तो वापस लौट करके उसी दिन आना था या फिर इस प्रयास को छोड़ देना था। ये उनके साथ कह सकते हैं, ये उनके साथ ये दिक्कत थी। तो अब आगे फिर क्या करते हैं वो देखो, वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। किसने? अंगदौर जी ने बचेंद्री से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन है और श्रम साध्य होगा। श्रम साध्य यानी बहुत एनर्जी इसमें लगने वाली थी, बहुत मेहनत इसके लिए लगने वाली थी। इसके अलावा यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था कि भाई अगर उनके पैर ज़्यादा ठंडे पड़ गए तो वो एक तो बहुत बड़ी परेशानी का कारण वो बन सकती थी उनके साथ वापस आना। मुझे फिर भी अंगदौर जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता, आरोहण यानी चढ़ने की, चोटी पर जो चढ़ना है चढ़ने को कहते हैं आरोहण, चढ़ने की क्षमता और कर्मठता के बारे में, यानी अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहना, ठीक है, उस कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। यानी इसके प्रति मेरे को विश्वास था कि मैं जो है अपने चढ़ने की क्षमता मुझ में है और मेरी जो कार्य शक्ति है वो भी है और मैं इस काम को कर लूंगी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, यानी अंगदौर जी और बचेंद्र के अलावा कोई भी इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। आगे क्या होता है देखो, सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था, यानी धूप कह सकते हैं, हल्की हल्की हवा चल रही थी, थोड़ा मौसम साफ था लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। धूप नहीं कह सकते, सिर्फ मौसम साफ के लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि दिन चढ़ाया था, ठीक है। हवा चल रही थी, ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में कॉफी सुरक्षित और गर्म थी कि मैं अपने आरोही उपस्कर में मतलब चढ़ने का जो है उसमें कॉफी और सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की, यानी बिना पकड़े, कहते हैं ना, बिना पकड़े ही उन्होंने चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। यानी बर्फ के बारे में बताया है कि ढलाऊ का मतलब होता है ये जो हिस्सा होता है ना,
तो ये चट्टानें इतनी मजबूत, सख्त यानी इतनी मजबूत थी और भुरभुरी थी कि उस पे चढ़ना जो है तो ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ की चादर बिछी हुई हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। भाई चढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए, भाई रस्सी नहीं ली तो फिर उन्होंने उसको काट करके ऊपर चढ़ पकड़ने के लिए और आगे चढ़ने के लिए जो है फावड़े से उसके दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ करके उठाया क्योंकि आपको भी पता होगा कि बर्फ पे चलना और उसमें भी चढ़ाई करना, और बर्फ क्या होता है थोड़ा फिसलन जैसा होता है, तो उन्होंने उस चीज का बहुत ही पूरी कह सकते हैं बहुत अच्छे से बहुत सोच समझ करके इस चढ़ाई को आगे किया है। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। कह रहे हैं 2 घंटे से भी कम हमें लगा, शिखर कैंप पर वो पहुंच जाते हैं। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उनको लगा कि लग रहा था इतने 2 घंटे से चढ़ाई कर रहे हैं तो थक गई होंगी, क्योंकि एक महिला है तो सभी ये सोचते हैं कि बहुत कोमल होती है, बहुत जो होती है कि कहते हैं ना कि भाई उनमें काम करने की क्षमता थोड़ा सा या जोखिम उठाने की क्षमता थोड़ी कम होती है, तो ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं उनके, और इस बात को भाई उसने कहा ना कि नहीं मैं नहीं थकी, तो उनको बहुत आश्चर्य भी हुआ और वो बहुत खुश हुए उनकी इस काम से। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक ही पहुंच जाएंगे। यानी कि क्योंकि जिस स्पीड से हम पहले वाले ग्रुप ने कितना समय लगाया था, 4 घंटे लगाए थे इसी यात्रा में, और हम 2 घंटे में पहुंच गए। तो इस तरीके से तो हम तो 1 बजे तक, दिन के 1 बजे तक हम वहां पहुंच जाएंगे, फिर तो वापस आना भी आसान होने वाला था। आगे लाहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, नायलॉन की रस्सी जिसको पकड़ने थोड़ी मजबूत होती है, इसीलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन को बनाए रखने के लिए पकड़ रखी थी। उसने क्यों पकड़ी हुई थी? ताकि हम दोनों का बैलेंस बना रहे, क्योंकि हम दोनों रस्सी पकड़ करके ही चल रहे थे। लाहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। लाहाटू ने क्या चीज ध्यान दी कि इन ऊंचाइयों को चढ़ने के लिए मुझे 4 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो उसकी अपेक्षा में केवल 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से ही लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। यानी ऑक्सीजन जो कम किया हुआ था उन्होंने उसको, तो उसके चढ़ना थोड़ा सा उनको मुश्किल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके रेगुलेटर से उसकी गति बढ़ाई तो उनके लिए चढ़ना और आसान हो गया। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, हवा की गति भी बढ़ती चली जाएगी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। यानी बर्फ के जो कण थे वो उस हवा से उड़ रहे थे, यानी इतनी तेज जो है हवा की स्पीड थी। जिससे दृश्यता शून्य, यानी दृश्यता शून्य का मतलब होता है बिल्कुल दिखाई ना देना, शून्य यानी बिल्कुल कुछ भी, और दृश्यता यानी नहीं दिखना, ठीक है। दृश्यता शून्य तक आ गई थी, यानी बर्फ इतनी उड़ रही थी आसपास कि दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा का मतलब होता है मुझे विचार एकदम आया, ठीक है।
कि सफलता बहुत नजदीक है। भाई मुझे, क्योंकि अब वो जो चढ़ाई जो थी वो अब सपाट में बदल गई थी और मुझे लगा कि भाई अब तो मुझे दिख गया कि सफलता हम लोग जहाँ पहुंचना चाहते थे वहां पहुंचने वाले हैं, बहुत पास में है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर, दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। कब? तो डेट है 23 मई 1984 और 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि बचेंद्री पाल क्या है? भारतीय, पहली ऐसी भारतीय जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। और कब की वो भी अभी बता दिया, ठीक है। कितने बजे पहुंची वो भी यहाँ पर हमें उन्होंने बताया है। तो पहुंच गई। इसके बाद एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी। अब देखो, अब शंकु हम कह सकते हैं, शंकु आपने देखा होगा इस तरीके का जो होता है ना, ये जो है ना, अब वहां पर कह रहे हैं कि इतनी जगह नहीं थी इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके, क्योंकि अंगदौर जी दोनों पहुंचे थे तो दोनों साथ खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि वहां पर इतनी जगह नहीं थी। तो फिर क्या होता है, चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था कि भाई ऐसा नहीं हो जाए कि हम दोनों खड़े होने के चक्कर में नीचे पहुंच जाएं। फिर हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। भाई वहां थोड़ी सी ऐसी जगह बनाई कि दोनों खड़े हो सके, तो इसके लिए फावड़े से बर्फ को खोद करके थोड़ा सा सपाट स्थान किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथा के ताज का चुंबन किया, क्योंकि वहां जो उनका उद्देश्य था वो वहां पहुंची हैं। तो अब वो, और सागर माथा वहां पर कहा भी था कि इसका नाम है चोटी का, तो उसको उन्होंने चूमा और बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। तो उन्होंने एक तो दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा जो कि उन्होंने लाल कपड़े में बांधी और उसको वहीं पे दबा दिया बर्फ के अंदर। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुके। यानी अपने जो नेता थे, रज्जू नेता के लिए कहा गया कि अपने रज्जू नेता यानी जो आगे वाले नेता है उन कहते हैं जो हमारे लिए सबसे सही, मतलब सबसे आगे वाले पार्ट हम कह सकते हैं हमारा, तो सहायक भी कह सकते हैं हम इसके लिए। तो अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी, यानी दूसरी बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ने वाले पर्वतारोही थे। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, यानी धीरे से कुछ बोला, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उनके कान में क्या कहा कि दीदी आपने जो चढ़ाई की वो बहुत अच्छी की और इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। अब लाहाटू, अंगदौर जी, बचेंद्री और ये जो है पुलजर, ठीक है, इन चारों के होने की सूचना दे दी थी उन्होंने। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, अब देखो कर्नल खुल्लर ने जो बधाई देते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया उसको वैसे के वैसे ही यहाँ पर लिखा गया है। क्या कहा उन्होंने, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। क्योंकि पहले, अब देखो
ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब अभी हम लोग एनसीईआरटी के इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो बचेंद्री पाल थी उनको ये शब्द क्यों कहे, क्योंकि इसके पहले तक उनकी ऐसी कोई पहचान नहीं थी कि उनको कोई जानता हो। केवल उनके जो रिश्तेदार हैं, कह सकते हैं मम्मी पापा हैं, वो ही उनको जानते थे। लेकिन जैसे ही उनकी ये चढ़ाई पूरी होती है उनको सभी जो है जानने लगे, क्योंकि एक प्रथम भारतीय महिला के रूप में, पर्वतारोही के रूप में वो जानी जाने लगी। इसीलिए कहा कि अब तुम ऐसे संसार पे कदम रखोगी जो बिल्कुल पहले से बिल्कुल अलग होगा। तो ये हमारा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आइए अब आगे हम लोग एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हल करते हैं। अब जो हमारे एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न हैं उनको हम हल करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, क्योंकि हमने यहाँ पर सारे प्रश्नों को नहीं लिया है, कुछ ही प्रश्न लिए हैं क्योंकि पूरा चैप्टर हम लोग कर ही चुके हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, लेखिका को सागर माथा क्यों अच्छा लगा, यानी लेखिका को जो सागर माथा नाम है वो क्यों अच्छा लगा। तो देखो लेखिका को सागर माथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागर माथा का अर्थ होता है सागर का माथा यानी सागर का सिर, और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए उनको ये नाम अच्छा लगा। ठीक है, ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी। तो डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करने, लट्टों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। या हम कह सकते हैं कि जो भी इस यात्रा में जिन जिन की जरूरत थी वो सभी सावधानियों के लिए जो जो चीजें चाहिए थी उन सभी की जानकारी जो है डॉक्टर मीनू मेहता ने दी। अगला प्रश्न, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो देखिए हिमपात यानी बर्फबारी किस तरीके से होती है और उससे क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं वो भी देखिए। तो बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है, कि बर्फ का अव्यवस्थित, कोई व्यवस्था नहीं है, कभी छोटे बड़े या कंटिन्यू या फिर बीच बीच में रुक रुक करके, तो ये कहते हैं अव्यवस्थित ढंग से गिरना हिमपात कहलाता है। और ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है, इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती है। जैसे ग्लेशियर आता है तो बर्फ की जो चट्टानें हैं वो टूटने लगती हैं और गिरने लगती हैं। इस अवसर पर स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। यानी जैसे ही बर्फ की बड़ी सिल्लियां गिरेगी तो नीचे की जो जगह है उसमें क्या होगी, दरार पड़ जाएगी। अक्सर बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती है। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्र के किस कार्य से मिलता है। तो देखिए एवरेस्ट पर विजय पाने के अभियान के दौरान लेखिका बचेंद्री पाल अपने साथियों जय की मीनू है ना के साथ चढ़ाई कर रही थी, परंतु वह इनसे पहले साउथ पोल कैंप पहुंच गई थी क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के भारी बोझ लादे चढ़ाई कर रहे थे। लेखिका ने दोपहर बाद इन सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस को जूस और दूसरे को गर्म चाय से भर लिया और बर्फीली हवा में कैंप से बाहर निकल करके उन सदस्यों की और नीचे उतरने लगी। उसके इस कार्य से सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय मिलता है। ठीक है, कि भाई उन्होंने कैसे सहायता करी, तो वो खुद जब ऊपर पहुंच गई थी उसके बावजूद भी उनकी हेल्प करने के लिए वो नीचे आती हैं। आगे आशय स्पष्ट करना है तो उसमें सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों को यानी चढ़ने वालों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। इसके आशय में हम लिखते हैं कि आशय यह है कि ग्लेशियरों के बहने से बर्फ में हलचल होने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती हैं, इससे धरातल पर दरार पड़ जाती है और यही दरारें हिमविदर में बदल जाती है। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न के उत्तर में लिखा है, जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण बन जाती है। और इसका ख्याल ही
मन में भय पैदा कर देता है। दुर्भाग्य से यह भी जानकारी मिल गई थी कि इस अभियान दल को अपने अभियान के दौरान ऐसे हिमपात का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे 3 प्रश्न और हम देखते हैं। प्रश्न है, एवरेस्ट अभियान दल कब रवाना हुआ? उससे पहले अग्रिम दल क्यों भेजा गया? तो देखिए, एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए 7 मार्च को हवाई अड्डे से हवाई जहाज से रवाना हुआ। उससे पहले अग्रिम दल को इसलिए भेजा गया ताकि बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ किया जा सके, यानी उस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को साफ किया जा सके, उनको हटाया जा सके। ठीक है, इसीलिए वो आगे गए थे। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट अभियान की पहली बाधा कौन सी थी? इस बाधा का पता लेखिका को कैसे चला? तो एवरेस्ट अभियान की पहली बाधा खम्बू हिमपात था और लेखिका को इस बाधा का पता अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे उपनेता प्रेमचंद से चला। ठीक है, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न हम कह सकते हैं, 15 और 16 मई 1984 की किस घटना से लेखिका को आश्चर्य हुआ? तो 15-16 मई 1984 को लोहोत्से की सीधी ढलान पर लगाए गए कैंप में पर्वतारोहियों का दल ठहरा था। रात 12:30 बजे एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था और हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल काय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए कैंप को तहस नहस कर दिया और वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी और यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी और इससे लेखिका भी खुद स्वयं भी घायल हो गई थी और वो बर्फ की चट्टान के अंदर दब गई थी। बड़ी मुश्किल से जो है उन्हें बर्फ को खोद करके उनको निकाला गया था। तो ये हमारे कुछ प्रश्न जो हैं वो हम लोगों ने लिए हैं और उनके जो कह सकते हैं प्रश्नों के हल हमने देखे हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये अध्याय समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।